नमस्ते व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विपेश वासु और इसमें हम आज बताएंगे आपको जीके से रिलेटेड समाचार। आज जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई जो पांच या छह खबरें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली जो खबर आएगी वो है कोरोना से जुड़ी हुई, और कोरोना के रेस्पेक्ट में कई केसेस आ रहे हैं और उसके जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जो वैक्सीनेशन ड्राइव भी इंक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है वो भी बहुत बढ़ा दी गई। बहुत अच्छी खबर है ये। दूसरी जो खबर है वो है वित्त आयोग से रिलेटेड। भारत के 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। हम बताएंगे वित्त आयोग क्या होता है, वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और अभी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तीसरी जो न्यूज आ रही है वो आ रही है आपके पास, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन से ही जुड़ी हुई अगेन है। बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी जो रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंक्रीज की गई है उसकी किस दर से बढ़ी गई है और कितनी फैसिलिटीज अभी क्रिएट की गई हैं। हाई कोर्ट में इसके द्वारा कुछ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब विस्तार से इसकी चर्चा होगी। चौथी जो न्यूज़ है वो है भारत के ओबेसिटी से रिलेटेड। जो बच्चों में लगातार मोटापा बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में, और लगातार ऑनलाइन कंटेंट की वजह से बच्चे जो है वो एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं और उनका कंटिन्यूसली वेट गेन कर रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पांचवी जो खबर है कि यदि किसी को खुशी मिले तो उससे क्या दर्द में कमी लाई जा सकती है। हाँ, ये सच है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो खबर है वो है हमारी किस पे, कि भारत ने जो तेजस का जो प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहा है और भारत खुद भी परचेज कर रहा है, इसके साथ ही भारत ने तेजस विमान को श्रीलंका को जो ऑफर किया था उसमें श्रीलंका के साथ हमने जो श्रीलंका का ऑफिशियल एयर डे होता है वहां पे हमने तेजस और भारत के कई इक्विपमेंट्स और कई विमानों को वहां पे भेजा है। और ये भारत की जो कैपेबिलिटी उसको बता रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत का बहुत बड़ा कदम है। इससे न केवल भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन में हेल्प मिलेगी, बल्कि भारत और श्रीलंका के जो सामरिक रिश्ते हैं वो भी मजबूत होंगे। ये शो करता है कि भारत लगातार अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे करने में लगा हुआ है। और भी कई खबरें हैं आज के बुलेटिन में। प्लीज आप मेरा चैनल देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पहली जो खबर मैंने आपको बताया था कोरोना से रिस्पेक्ट, उसकी बजाय हम पहली बात करते हैं अच्छी खबर के बारे में। जो अच्छी खबर है वो है वित्त आयोग का गठन। जो वित्त आयोग का गठन किया गया था लास्ट टाइम, उसकी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सबमिट कर दी गई है। और वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो अभी जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है। अब हम बात करेंगे ये 15वां वित्त आयोग है, इसकी क्या रिपोर्ट है, इसमें क्या किया। 15वां वित्त आयोग था जो बना है, ये इसके अध्यक्ष जो है वो है एन के सिंह, और एन के सिंह ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की है राष्ट्रपति जी को। उसके बारे में ये है कि जो ये यूपीएससी में और आरएएस में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी जिनके रीट का एग्जाम है या जो भी एग्जाम आप कंपटीशन में दे रहे हैं उसमें नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। एक, अभी कौन सा वित्त आयोग है जिसका गठन किया गया था और जिसने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, तो ये 15वां वित्त आयोग है। दूसरा, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 280 आता है। 280 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 280 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है जो वित्त अधिकार है सेंट्रल के और अपने राज्यों के, उनमें किस प्रकार से टैक्सेस को वितरित किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल टैक्सेस की, वो उसका किस तरीके से वितरण किया जाएगा उसके बारे में बात करता है। और इसमें उन्होंने बहुत सी चीजें बताई हैं जो विस्तार से जानेंगे इसी वीडियो में। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो वित्त आयोग होता है या फाइनेंस कमीशन होता है, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है और राष्ट्रपति हर 5 साल में एक बार इसकी नियुक्ति करता है। तो अभी जो वित्त आयोग बना है ये है 15वां वित्त आयोग। जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो आता है कि वित्त आयोग कब बनाया जाता है, इसका कार्यकाल क्या रहता है, तो इसका कार्यकाल रहता है 5 साल। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता है कि अभी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो एन के सिंह। कौन सा वित्त आयोग था, ये 15th फाइनेंस कमीशन था। कौन से आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, ये है आर्टिकल 280। इसमें दिया गया है कि जो वर्ड इसमें एग्जैक्टली यूज किए गए हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल से ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूनियन और
मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टैक्सेस का वितरण किया जाएगा, उसके बारे में होता है। ये 5 लोगों की होती है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 सदस्य होते हैं। जो इसमें मेंबर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, और बेसिकली जो उनमें से एक जो 5 मेंबर होते हैं वो ये होना चाहिए कि एक हाई कोर्ट जज के बराबर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या जिसका फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसके बाद फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, और पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। ऐसे 4 लोग मिलके प्लस एक जो इसका अध्यक्ष होगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा, वो मिलके इस कमीशन को बनाते हैं। आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो पहला कमीशन बना था वो बना था 1951 में, जिसको बोला सर नियोजी, जिसके चेयरमैन बने थे, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1953 में। इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जो फाइनेंस कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और इसने जो बेसिकली जो इसमें आ रहा है, सुनने में आ रहा है, वो ये है कि जो सेस का हिस्सा है रेवेन्यू के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, 19.9% है, जो बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। और गवर्नमेंट का और वित्त आयोग का ये एक्चुअल में मानना है कि इसे 18.4% तक लाया जाना चाहिए। हो सकता है इसको बाद में खत्म भी बहुत कम कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएसटी कंपेंसेशन हो रहा है, देखिए जीएसटी जब लागू किया गया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि राज्य सरकारों को कंपेंसेशन दिया गया था जिनको लॉस हो रहा था। उसकी वजह से जब ये सीमा इसकी खत्म हो जाएगी तो ये रह जाएगा 15.5%। बहुत बड़ा रेवेन्यू है ये जो इसमें होना चाहिए। और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो 10.4% था 2010-11 में, वो था लगभग 10.4, अभी ये आ रहा है 19.9। इस गैप को एक्चुअल में कम किया जाना चाहिए। और एक और चीज है कि आपस में देख रहे हैं, जीएसटी काउंसिल भी देख रही है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको भी जीएसटी के अंदर लाया जा सके। तो ये रिपोर्ट दे दी इन्होंने। वैसे केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है 14 कमीशन ने 42% की थी। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 42% की थी, और अब जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर दिया गया है, इसलिए अब ये 42 से बदल के 41% हो चुकी है। बस इतने आंकड़े इसके बताना चाहूंगा, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगेन कोरोना की वजह से एक दिक्कत आ रही है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। राजस्थान में 15 दिन के अंदर 358% नए मरीज आ चुके हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और महाराष्ट्र में 10,259 नए रोगी आ चुके हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 41 दिन बाद प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा नए रोगी आए हैं। और अगर आपको एक और नई खबर बताऊं तो उदयपुर के अंदर अंध विद्यालय के अंदर एक ही परिसर के अंदर 25 से ज्यादा छात्र है वो संक्रमित पाए गए हैं। उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी उसको सही करने का और उनको वैक्सीनेशन के लिए और उनको प्रॉपर जो केयर हो, मेडिकल केयर है, वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगेन कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके साथ ही एक और नई चीज भी आ रही है हमारे पास। देखिए जिस तरीके से कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज जो न्यूज़पेपर में कल आई थी आपको वो बता देता हूँ। ये भास्कर की न्यूज है आपके लिए कि जो वैक्सीन बनाने की क्षमता है वो 150 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ हो चुकी है। आपको अगर बताऊं तो सीरम इंस्टीट्यूट है वो पहले 5 करोड़ पर मंथ बना रहा था, डोजेज की बात कर रहा हूं मैं, और अब वो 10 करोड़ डोज पर मंथ बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट जिसकी कोविशील्ड आती है, और ऐसे कैसे भारत बायोटेक था वो 1.5 करोड़ जो डोजेज था वो पर मंथ बना रहा था, अब वो 5.5 करोड़ बना रहा है। और अकेले जो जीनोम वैली है हैदराबाद में, ये आपके पास मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जीनोम वैली कहाँ पे है। तो जीनोम वैली जो है वो हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद में है, और इसकी जो क्षमता है, सालाना क्षमता है, वो 135 करोड़ डोज पर ईयर है, पर ईयर। तो बहुत बड़ी है। भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है कि भारत ने बरानों जो कम आय के देश है, जिनकी आय बहुत कम है और जो गरीबी रेखा से नीचे है, बहुत ही अविकसित देश है, उनको हेल्प करने का बोला है, उनको 20 करोड़ डोज देने का प्रॉमिस किया है। इस बात पे हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन उनको नहीं दे रहे हो। लेकिन भारत ने अपनी क्षमता इस तरीके से तेजी से बढ़ाई है कि बहुत जल्दी भारत में भी हर व्यक्ति को बहुत जल्दी ही ये वैक्सीन मिल जाएगी।
60 से ज्यादा आयु के वर्ग के लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है और दूसरों को भी बहुत जल्दी ये मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपको बता देता हूँ कि चीन ने वैसे 45 देशों को वैक्सीन दी है, लेकिन उसका असर सबसे कम है। ब्राजील ने जहां उसके ट्रायल किए थे वहां पे इसका 50% से कम था, और जिन 25 देशों ने इसके टीके लेने की शुरुआत की थी उन्होंने अब मना कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उसका ले रहा है, तो आई होप कि पाकिस्तान के लोग जो है वो चीन की वैक्सीन लेने की बजाय भारत की तरफ देखें और भारत से मदद मांगे, क्योंकि भारत ने वैसे प्रॉमिस भी किया है कि पाकिस्तान को भी मदद करेगा। हम संकट के समय हमारा दोस्त हो या दुश्मन सभी की उतनी ही मदद करते हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं उनको भी ये समय पे वैक्सीन मिल जाएगी, परंतु प्लीज आप आतंकवाद फैलाना बंद कर दीजिए। हम आपको वैक्सीन भी प्रोवाइड करा देंगे, हम आपकी जान भी बचा रहे हैं कंटिन्यूअसली। पाकिस्तान से कई लोग हैं जो भारत में आके इलाज करवाते हैं मेडिकल इमरजेंसी के समय। हमारी जो पहले की विदेश मंत्री थी परम श्रद्धेय श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने कई बार पर्सनल लेवल पे जाके पाकिस्तान के लोगों की मदद की थी और मेडिकल इमरजेंसी में उनकी हेल्प की थी। आई होप कि वो उसे याद रखेंगे और भारत को आप अपना शत्रु मत मानिए। भारत आपका मित्र है, आपको कंटिन्यूसली वैक्सीन भी देगा और आपकी हेल्प भी करेगा, परंतु आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से 60 देशों को टीके दिए जा चुके हैं, वैक्सीन दी जा चुकी है, जो बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है। और इसकी जो डोजेज है वो है 239.7 लाख 239.7 लाख अराउंड। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा आंकड़ा है ये, जिसमें ये गवर्नमेंट ने लगातार ये दिए हैं। 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीन ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, आपके पास नेपाल, भूटान और जो संयुक्त राष्ट्र में शांति सेना है उसको भी भारत के द्वारा हेल्प की जा रही है। अब मैं आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि जो इतनी डोजेज बना रही है उससे क्या होगा। 4 लाख के करीब जो रोजगार है वो उनका सृजन होगा कहाँ पे, हैदराबाद में, जीनोम वैली में। अब इसके बाद जो आपके पास न्यूज आ रही है वो आ रही है कि एक न्यूज मैं बताना भूल गया था, वित्त से रिलेटेड है कि 40 वर्षों में जो भारत की तस्वीर है वो बहुत बड़ी तस्वीर बदल चुकी है। पहले हम वो कंट्री थे जो एक्चुअल में ज्यादातर हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते थे, बहुत कम चीजें एक्सपोर्ट करते थे। अब हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारी परचेज करने की कैपेबिलिटी है, पीपीपी जिसको बोला जाता है, वो भी इसको बहुत बढ़ चुकी है। तो इसको बढ़ाने में अगर हम देखें तो भारत का स्थान आज से 40 साल पहले भारत 9वें स्थान पे था और आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं जिनकी परचेज पैरिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। और 996 अगर हम देखें 996 लाख करोड़ इंडियन करेंसी में हम आ चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है हमारे लिए, भारत और भारत के लोगों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है उसमें बताना चाहूंगा कि भारत ने जो श्रीलंका है वहां पे इंडिया के जो एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका के साथ, नेवल एक्सरसाइजेज और एयर जो एक्सरसाइजेज है उनमें कंट्रीब्यूट किया है। और वहां पे भारत ने खुद का बनाया हुआ तेजस ट्रेनर और तेजस विमान दोनों वहां पे भेजे हैं, और हमें वहां से एक बल्क में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान कई समय से JF-17 को लेके वहां पे ट्राई कर रहा था जहां पे उसको मिल सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत ही जल्दी ये ऑर्डर ले लेगा, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, चाहे आप बात करें बांग्लादेश की, चाहे आप बात करें श्रीलंका की, भारत ने हमेशा कठिन वक्त में उनकी हेल्प की है और भारत को बहुत ही जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत ने अपने जो तेजस विमान बना रहा है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो पूरे वर्ल्ड में शो की है, और आई होप कि चाइना और दूसरे कंट्री इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे उन्होंने वैक्सीनेशन की ड्राइव को भी रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट जो खबर आपको सुनने में आ रही है वो आ रही है OTT प्लेटफॉर्म से। गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट जो OTT प्लेटफॉर्म है, ये मैं जो खबर बता रहा हूँ आपको ये हिंदू में आई है और हिंदू न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ये हेडलाइन है मेन, जिसमें ये बताया था OTT प्लेटफॉर्म विल नॉट हैव टू रजिस्टर टोल्ड बाय सेंटर। तो सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जिनके जो मिनिस्टर है वो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये बताया है कि OTT के लिए आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। ये होगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी और जो इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का नॉमिनी नहीं होगा।
गवर्नमेंट बार बार ये इसकी सेल्फ रेगुलेशन कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि आपको, गवर्नमेंट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन आ रहा है कि जो कंटेंट है उसमें सेक्सुअल जो सीन्स है वो बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं और उसके लिए कोई एज की जो कैटेगरीज है वो डिफाइन नहीं की गई है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों को एक पेरेंटल लॉक की शक्ल में आप देख सकेंगे, जिसमें एडल्ट और 13 से 16 साल की बच्चों के लिए और 16 से ऊपर के बच्चों के लिए और उससे कम के बच्चों के लिए जो कंटेंट है अवेलेबल हो जाएगा और इसको आप एक्चुअल में देख सकेंगे और वॉच भी कर सकेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, जब पेरेंट्स होते हैं वो उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं कि बच्चे क्या देख। आई होप कि ये बहुत जल्दी हो जाए और आप ये खबर एक्चुअल में रेगुलेटरी बॉडी है इससे वर्कआउट करें। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो खबर सुनने में आ रही है बच्चों में मोटापा।